अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, बिलाशुबा सेहत के मुहाफिजों को सलाम, लेकिन एक नज़र इधर भी। प्रोफेशनल झूठ, दुकानदारी, हुकूमत से फंड्स लेने के लिए लाशों का कारोबार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। डीजी फॉरेंसिक के होशरुबा ये इंकशाफात हैं, लेकिन यूएसएच के डॉक्टर जावेद अकरम ने तमाम इल्जामात की न सिर्फ तरदीद की है बल्कि इन इल्जामात को शर्मनाक करार दे दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि तैयारा हादसे के लवाहिकीन की लाशें गलत शनाख्त हुई, और क्या एक तस्वीर से दाम देखकर डीएनए टेस्ट हो सकता है? मगर कैसे? और क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतने कम वक्त में इतने ज्यादा टेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है? लेकिन जो कुछ हो रहा है इससे तो टेस्टिंग प्रोसेस और मयार पर ही सवाल उठ रहे हैं। सरकारी लैब के टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव और निजी लैब से नेगेटिव, जिसकी वजह से लोग बार बार टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। अपनी तसल्ली के लिए इस तजब्जुब में है कि कहीं टेस्ट गलत तो नहीं हो गया, और ऐसे में लोगों का वहम में मुब्तला होना यकीनी तौर पर एक सवाल है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कोई तो सामने आकर बताए। और अब जबकि सूरत हाल पहले से खतरनाक है, ऐसे में सऊदीया से आए मुसाफिर अपने साथ एक बार फिर कोरोना लेकर आए हैं। 246 में से 123 मुसाफिर कोविड पॉजिटिव हैं, और वफाकी हुकूमत का परवाजें खोलने और बैरून मुल्क से बगैर टेस्ट के सफ़र करने की इजाज़त देने का फैसला क्या सही है? हुकूमत अगर इन नताइज को देखे और अब खुद जवाब दे, और जवाब तो इस बात का भी हमें चाहिए कि कम से इन घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद का सिलसिला आखिर कब रुकेगा? ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कोई फूल ना मुरझाए? जितनी छोटी उम्र उससे भी छोटी गलती, लेकिन सज़ा इतनी बड़ी कि जान ही ले ली जाती है। अफसोस की बात है कि ये जुल्म सितम का पहला वाक़या नहीं है, और बदकिस्मती की बात यह है कि यह आखिरी भी नहीं है। कहा जाता है कि जो जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन यहाँ तो गवाह, शवाहिद, मजलूम और इंसाफ की उम्मीद रखने वालों की आहो बका तक मिट जाती है, और अगला वाक़या पेश आने तक पुराना मामला दब जाता है। लेकिन कुछ मामलात जो दबे हुए थे वो फिर से खुल रहे हैं, और वो हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं टॉप स्टोरीज। कराची तैयारा हादसे के जख्म अभी ताजा ही थे कि एक और पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर ने कराची तैयारा हादसे में लाशों की शनाख्त पर सवालात उठा दिए हैं। समा से गुफ्तगू में डॉक्टर अशरफ ताहिर ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और जामिया कराची के माहिरीन के तरीक़ाकार पर भी एतराज़ किए हैं। कहा, दांतों के फरसूदा तरीके से लाशों की गलत शनाख्त की गई। यूएचएस के माहिरीन झूठ बोलकर किसी की लाश किसी और को दे रहे हैं। डेंटल वाले झूठ बोलकर हुकूमत से फंड्स लेते हैं। साइंसदान और डॉक्टर जानबूझकर झूठ बोले तो ये जुर्म है। डेंटल का देखें जी, पाकिस्तान में हर कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल झूठ बोलने वाले बेशुमार हैं। डेंटल वेंटल का कोई काम नहीं है इसमें। आपका, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका डेंटल रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं। तो फिर आप जैसे लोग जो हैं उनका नहीं है, तो वो आम लोगों का कहाँ होगा? पहले वो डेंटल रिकॉर्ड होगा, फिर आपका डेड बॉडी का एक्सरे लिया जाएगा, फिर दोनों एक्सरे कंपेयर किए जाएंगे। ये एक ओल्ड टेक्निक थी, ये भी गैस वर्क है। आगे डीएनए ये अगर हम करेंगे तो उसके बाद डीएनए ने कन्फर्मेशन करनी है। ये सब झूठ है, ये सारा अपनी दुकानदारी है। मैं ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ये जो लोग डेंटल का क्लेम कर रहे हैं दे आर क्रिमिनल। उन्होंने दुकानदार ढूंढ लिए डेंटल वाले, वो 5-6 दिन में हो गया। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने वो भी किया था। वो किया था, डिड यू डू इट राइट? करना नहीं है, करना सही करना है। अब अज्यूम कर रहे बॉडी, मैं बता देता हूँ कि क्या काम हुआ है। ये गवर्नमेंट को झूठ बोल के फंड्स लेते हैं। हम डीएनए से जब आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया में किसी क्रेडिबल लैब में ले जाएं, वी विल स्टैंड बाय आवर रिजल्ट्स। करें जी डेंटल भी इसी तरह लाएं, जो डेंटल से आइडेंटिफाई की हुई हम डीएनए करके बताते हैं कि सही है, ये गलत है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के डॉक्टर हुमायूं के मुताबिक 14 बॉडीज को डेंटल रिकॉर्ड से मैच किया गया। दांतों की शनाख्त के लिए सेल्फी तस्वीर भी इस्तेमाल की गई। टोटल 14 बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन मैंने की है।
14 बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन का मैं जिम्मेदार हूं। उन 14 बॉडीज को जो लिस्ट है वो मैंने पुलिस सर्जन कराची के हवाले कर दी है। आप पुलिस सर्जन कराची से वो लिस्ट ले लीजिए कि जो 14 बॉडीज मैंने की हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन सिंध पुलिस सर्जन डॉक्टर करार अब्बासी ने समा को बताया कि डेंटल रिकॉर्ड में 2 लाशों में तनाजा हो गया था और इसलिए लाशें डीएनए की बुनियाद पर ही लवाहिकीन के हवाले की गई थी। डेंटल की जो असेसमेंट के लिए एनडीएमए की टीम आई थी यहाँ पे इस्लामाबाद से, पंजाब से, उन्होंने उनके कुछ डेड बॉडीज का जिनके पास डेंटल रिकॉर्ड था उनके पास अवेलेबल, तो उन्होंने उससे उनकी असेसमेंट की थी, जिसमें से 4-5 उन्होंने असेस किए थे, लेकिन उसमें भी 2 पे डिस्प्यूट आ गया 2 पार्टीज का। वो कह रहे थे कि हम डीएनए से कंफर्म करेंगे, दांतों से नहीं कराएंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि 98 लाशों में से कितनी बॉडीज डीएनए से मैच की गई और कितनी लाशों की शनाख्त डेंटल रिकॉर्ड से हुई है। दूसरी तरफ फैसल ईदी ने दावा किया था कि सर्द खानों से 19 लाशें लवाहिकीन बगैर साइंसी बुनियादों पर शनाख्त के जबरदस्ती अपने साथ ले जा चुके हैं। 19 के करीब जो है वो वर्षा यहाँ से लड़ झगड़ के ले गए गैर साइंटिफिक बुनियादों की आइडेंटिफिकेशन पे। ये लोग साइंटिफिक बुनियादों पे जो है वो एग्जैक्ट परफेक्ट तरीके से जो है वो मैच करते हैं डेंटल रिकॉर्ड के उससे। तो तमाम गुफ्तगू हमने आपको सुनवा दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं साहब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, डॉक्टर इकबाल चौधरी कराची यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर करार हैदर जो कि पुलिस सर्जन है वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा मुतासरा फैमिली से मुबीन साहब हैं, गज़ल बेग हैं और आखिर में समाजी कारकुन फैसल ईदी भी हमारा साथ देंगे। डॉक्टर हुमायूं साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने डेंटल सैंपल्स मिले, कितने लवाहिकीन ने आपको रिकॉर्ड दिया और आपके डेंटल रिकॉर्ड करने के बाद लवाहिकीन को लाशें मिल गई थी क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा और ताकि आपके सारे नाज़रीन को भी पता चले कि ये क्या साइंस है। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी फोरेंसिक मेडिसिन, जिसको उर्दू में तब्बे शरई कहा जाता है, उसकी एक सब स्पेशलिटी है। पाकिस्तान में मैं पहला शख्स हूँ जो कि इंग्लैंड से इसकी ट्रेनिंग लेके आया था एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 9 years। और मैं बहुत सारे देयर बिन सो मैनी इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान जिसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। पाकिस्तान स्पेसिफिकली पंजाब में फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट पंजाब की जो पोस्ट है वो 1984 से मौजूद है, 1984 से, और मैं पहला शख्स था जिसने आके 2009 में इस पोस्ट को ज्वाइन किया और मैं तब से पंजाब में अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ। मेरी सर्विसेज नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज गाहे बगाहे लेती रहती हैं। इसकी जहाँ तक इस हादसे की बात है, इस हादसे के लिए मुझे स्पेसिफिक अथॉरिटी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से डेंटल आइडेंटिफिकेशंस के लिए दी गई थी। इस मद में जब मैं कराची पहुंचा अपनी टीम के साथ, तो हमने सबसे पहले एंटी मॉर्टम डाटा यानी मरने से पहले का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया और 2 से 3 दिन के दौरान हमारे पास 35 से ज़्यादा लोगों का डाटा इकट्ठा हुआ, जिसमें से 30 का डाटा कंफर्म डेंटल डाटा था, जो कि हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस, स्कॉटलैंड यार्ड की, इंटरपोल की गाइडलाइंस के मुताबिक होता है। तमाम दुनिया, पढ़ी लिखी दुनिया या डेवलप कंट्रीज़ के अंदर डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन यूनिट्स मौजूद होते हैं जिनको DVI यूनिट कहा जाता है। और 2 बच्चों के सिलसिले में मैं ऑलरेडी ब्रिटिश DVI यूनिट के साथ इन लिंक हूँ, जिसमें हमारी जो इंटरपोल की हेड हैं, चेयर हैं DVI की, डॉक्टर अरीना, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उस डाटा को हासिल करने में, जिसमें बाद में हमें मदद दी। अच्छा। अब आ जाती है इस क्रैश की बात। इस क्रैश में जब मैंने जैसा कि आपको बताया कि 30 से 35 लोगों का हमारे पास डाटा आया, तो उसमें से हमने डाटा को असेस किया। अच्छा। और उस डाटा को असेस करने के बाद हमने अपना काम शुरू किया। हमने तकरीबन 23 से 24 बॉडीज़ का डेंटल ऑटोप्सी की और उसमें से हमने 14 को 100% आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डेंटल रिकॉर्ड एंड डेंटल डेटा, जिसके अंदर एक्सरेज शामिल हैं। जहाँ तक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया सेल्फी का, बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि दांतों की शनाख्त के लिए क्या आपने सेल्फी तस्वीर भी इस्तेमाल की? जी मैं आ रहा हूँ। जी मैं अब आ रहा हूँ। देखिए, कभी भी कोई एक एविडेंस जो है वो आपको फाइनल वर्डिक्ट की तरफ नहीं लेके जाती। हमारे फोरेंसिक मेडिसिन की ज़ुबान में देयर आर 3 बेसिक क्राइटेरियाज। नंबर 1, आप एक बॉडी को शनाख्त करते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। देन आपके पास ऑप्शन होती है प्रोबेबल की और एक आपके पास ऑप्शन होती है पॉजिटिव की। तो ये 3 लेवल्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली जो सेल्फ़ी के सवाल के ऊपर लोगों को परेशानी है। देखिए,
सेल्फ़ी के अंदर जब आप मुस्कुराते हैं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं, आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ़ी के अंदर जब आपके दांत नज़र आ रहे होते हैं तो हर दांत की शेप दूसरे दांत की शेप से मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने जिस तरह फिंगरप्रिंट को एक हर इंसान का डिफरेंट बनाया है, उसी तरह दांतों को भी दे हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। और इसी की बेस पे देयर आर सो मैनी पीपल हु आर डूइंग PhDs, देयर आर डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, यू जस्ट नेम इट, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, और DVI के अंदर फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट एंड फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट ही काम करते हैं। अब जहाँ तक बात आ जाती है पीपल आर नॉट अवेयर, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। आई एम ए मैन ऑफ साइंस एंड आई बिलीव इन दैट। मैं उसी की बेस पे बात करूंगा। आई डोंट डॉक्टर साहब, मैंने आपका मौक़िफ़ तफसीली सुना है, मैंने आपका मौक़िफ़ तफसीली सुना है। डॉक्टर इकबाल साहब, पहले तो मैं आपसे ये एक अपना सवाल करना चाहूँगी, उसके बाद मैं ये भी चाहूँगी डॉक्टर हुमायूं साहब ने जो बात की है उसके आप ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ये बताइएगा कि आपके पास कितने DNA सैंपल्स आए, कितने मैच हुए और कितनी लाशें आपने DNA मैच करने के बाद लवाहिकीन के हवाले की? देखिए, जो सिंध फोरेंसिक DNA और सीरोलॉजी लेबोरेटरी है, ये ICCBS का हिस्सा है जो दुनिया के बड़े तहकीकी इदारों में शुमार होता है। यूनेस्को सेंटर भी है, WHO सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी है। तो ये लेबोरेटरी कोई 1 साल से यहाँ काम कर रही है और इसमें बड़े स्पेशलाइज्ड लोग काम करते हैं। इसमें DNA की सबसे लेटेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इस वक्त। हमारे पास को 54 सैंपल्स आए थे और वो सब के सब DNA के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए गए। और ये जो DNA है, ये एक बड़ी स्टैंडर्ड टेक्निक है। इसमें आप एक रेफरेंस लेते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं उनका DNA मैच किया जाता है जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के DNA के साथ। अच्छा डॉक्टर इकबाल साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये DNA सैंपल्स जब मैच किए जाते हैं, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, और इस मामले में जितनी जल्दी ये सैंपल्स इन्वेस्टिगेट होकर मैच होकर सामने आए, उतनी जल्दी ये मैच होना और इसके साथ साथ इसकी शफाफियत पर क्या ये सवाल उठता है कि ये इसमें शफाफियत को मद्देनजर रखा गया या नहीं? बिल्कुल अजीब गरीब बात है कि शफाफियत क्या होती है। ये लेबोरेटरी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम करती है। यहाँ लोगों ने 24 घंटे, यहाँ 24/7 आवर लोगों ने काम किया है। ये बड़े ट्रेन लोग हैं, तीनों शिफ्टों में काम मुस्तकिल होता रहा। 8 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। और जैसे जैसे DNA मैच होते गए, इस तरह सिंध गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए। सिंध गवर्नमेंट की ऑफिशियल लेबोरेटरी है, एक बहुत बड़े तहकीकी इदारे में, जिसका कोई पैरेलल नहीं है डेवलपिंग वर्ल्ड में। मुतासरा फैमिली से मुबीन हमारे साथ मौजूद है। मुबीन, मैं देख रही हूँ कि आप जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो आप सर हिला रहे थे। दूसरा, आप लोगों ने जिस तरह से अपना मुद्दा सामने रखा कि गलत लाशें शनाख्त के बगैर आप लोगों तक पहुँचाई गई, किसी की लाश किसी के हवाले कर दी गई, इन तमाम बातों के बाद जिस तरह से डॉक्टर साहब वजाहत दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी बेसिकली देखिए, हमने जो KU में जो सैंपल दिया था उसका रेफरेंस नंबर था 66। KU के तरफ से, SFDL की तरफ से अभी तक हमें कोई रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ है। अभी तक ठीक है। हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी, जी अभी तक, ये इनसे पूछें रेफरेंस नंबर 66 के अगेंस्ट कौन सी बॉडी नंबर है, अभी मुझे बताएं, ठीक है। डॉक्टर इकबाल साहब, रेफरेंस नंबर 56 से बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी तक हम 66 और अभी तक इनको रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ है। डॉक्टर इकबाल साहब मुझे बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे एक तकलीफ बात है, मगर देखिए हमारे पास तो, हम तो एक लेबोरेटरी है, सैंपल कलेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हमें जो सैंपल्स आते हैं डेड बॉडीज के, उन्हीं को कंपेयर किया जाएगा ना। तो अगर किसी रेफरेंस से कोई डेड बॉडी मैच करेगी तो उसे आप मैच करते हैं। आप इनके DNA प्रोफाइल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई अगर फोरेंसिक लेबोरेटरी वाले बात करना चाहते हैं तो मुझसे आप काइंडली जरूर कर दीजिए, और ताकि मैं आपको बता दूं कि ये लेबोरेटरी, इसमें 35 साल तक इन रेफरेंसेस को रखा जाता है। सही डॉक्टर साहब, मुबीन कहिए। जी सिद्रा, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली देखें, क्योंकि KU की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो हमने पर्सनल कैपेसिटी में DG जो अशरफ ताहिर साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने नौशीन की जो सिस्टर हैं गुजरावाला में, नगीन सफदर, उनके सैंपल के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करके दे दी थी एक बॉडी जिसका नंबर था 225477, ठीक है। वो जब मैं रिजल्ट लेके पहुंचा हूँ ED सेंटर में बॉडी क्लेम करने के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी महरीन दानिश साहब की जो बॉडी है उनकी फैमिली बैठी हुई थी कि ये उनको भी सेम 225477 बॉडी इशू की गई है KU ICCBS की तरफ से,
ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और इसके अलावा जो मरीन दानिश साहबा की जो फैमिली थी वो ये कह रही थी कि हमारी बॉडी नंबर जो KU ने हमें बताई है 225477 वो नहीं है, हमारी बॉडी है 225478, क्योंकि उन्होंने जूडली के थ्रू ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, इसके बाद ये मामला लेके हम लोग अंदर करार साहब के पास गए। करार अब्बासी साहब जो पुलिस के डॉक्टर थे अंदर, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग वेट कर लें एक दिन मजीद, हम लोग KU वालों से रीचेक करा लेते हैं। मैंने उनसे यही वहाँ पे बात की कि भाई KU वालों ने जब हमें रिजल्ट ही नहीं दिया हमारी बॉडी का, तो आप रीचेक कैसे कराएंगे? तो उन्होंने बोला कि मरीन दानिश साहिबा के उसके थ्रू कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप लोग रीचेक कराएं। मीनवाइल मैंने और जो मरीन दानिश साहिबा के भाई हैं शेरोज़, मैंने अपने खालू का जो नौशीन ताहिर जो विक्टिम है उनके वालिद साहब का सैंपल लिया खुद से, बकल स्वैब मैंने कहीं से अरेंज कर लिए थे, और शेरोज़ ने उनके मरीन दानिश साहिबा के जो वालिद हैं अंसार अहमद साहिब, उनका हमने बकल स्वैब लिया और मेरी कज़न के हाथों पंजाब भिजवाया। और अगेन वहाँ से दोबारा वही आया रिज़ल्ट जो पहले रिज़ल्ट आया था कि जो हमारी भाभी की बॉडी नंबर है वो 225477 ही है, और मरीन दानिश की जो बॉडी है जैसा कि उनकी फैमिली क्लेम कर रही थी 225478 है। तो ये तो क्लियर कट KU की रिपोर्ट की नफ़ी हुई है। तो मुझे ये बताएं, मेरे पास तो KU की रिपोर्ट का नंबर भी अगर आप मुझे बोलेंगी तो मैं रिपोर्ट नंबर बता दूंगा, क्योंकि पुलिस के वहाँ पास थी रिपोर्ट और मैंने वहाँ से उनसे एक पिक्चर ले ली थी। बिल्कुल मुबीन, एक आपका सवाल ये डॉक्टर साहब, एक सवाल ये, दूसरा ये कि DG पंजाब फॉरेंसिक लैब ने ये जो दांतों की शनाख्त वाला मामला है इस पर सवाल उठा दिए हैं, और दूसरी बात ये कि जिन लोगों की दांतों की शनाख्त हो चुकी थी, सैंपल्स आ चुके थे, उसके बाद दोबारा से हुमायूं साहब को उसको क्यों दोबारा से उसका DNA करना पड़ा? और अभी जो नताइज इसके बाद सामने आए, आप क्या हमें बताएंगे वो मुख्तलिफ आ पाए या नहीं? देखिए, मैं अर्ज करूँ आपसे कि जो DNA के सैंपल्स हैं और ये 35 ईयर्स के लिए रखे जाते हैं। ये जो रेफरेंस है, ये जो डाटा है, ये अवेलेबल है फॉर एनीवन टू टेस्ट। ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ये डाटा अवेलेबल है पब्लिकली। जो भी चाहे इसको दुनिया में जो लोग हैं वो चेक कर सकते हैं। और ये डाटा 35 ईयर्स के लिए अलॉन्ग विद द सैंपल प्रिजर्व किया जाता है। तो क्या नंबर था क्या नहीं था ये एक डिफरेंट बहस है, क्या चीज़ है, मगर जिस सैंपल के साथ मैच हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो प्रिजर्व किया जाता है एज पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और वो आज भी मौजूद है, और 30 ईयर्स के बाद भी चेक करना चाहेगा तो मौजूद होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप बातें कह रहे हैं वो लाजमी तौर पे होंगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा ये 14 बॉडीज जो आइडेंटिफाई हो चुकी थी, इनकी दोबारा DNA करवाने की नौबत क्यों आई डॉक्टर हुमायूं से? और दूसरी बात यह है कि नताइज क्या इसके मुख्तलिफ आए, और इसके अलावा जो मुबीन आपसे सवाल कर रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो मुबीन का जवाब दे रहा हूँ ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो DNA मैच की रिपोर्ट है वो आज भी मौजूद है, और कभी भी वो 35 ईयर्स तक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो तो आप कहीं से भी चेक करवा सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। एक क्रेडिबल लेबोरेटरी है। जहाँ तक लेकिन डॉक्टर साहब फिर ऐसे में रिपोर्ट गलत क्यों आई? एब्सोल्युटली नॉट, ये कोई रिपोर्ट गलत नहीं आई है 100%। ये कैसे रिपोर्ट गलत हो सकती है? रिकॉर्ड मौजूद है, कोई भी चेक कर सकता है। ये DNA जो है वो एक क्रेडिबल तरीका है जिसके जरिए जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत होती है। अच्छा मुबीन, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत नहीं आई है, तो इसका मतलब ये कि आपको गलतफहमी हुई है? बिल्कुल, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। पहले तो इनसे ये पूछे ना कि नौशीन ताहिर की रिपोर्ट क्यों नहीं आई है KU की तरफ से, और जो मरीन दानिश की रिपोर्ट आई है मेरे पास वो रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट हैं, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको भेज दूंगा सिद्रा। और मेरे पास पंजाब की भी दोनों रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास कंप्लीट एविडेंस है। मैं इनको रिपोर्ट नंबर बताता हूँ, ये रिपोर्ट निकलवा के चेक कर लें कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं 100% जो नाम लेकर मुबीन बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें महरीन का नाम है, नौशीन का नाम है, दो वो कह रहे हैं कि पंजाब से उनके पास एविडेंस है, क्यों अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी? लोगों को क्यों ना मिल पाई? मिस मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है काफी ज्यादा, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए एक बात को। हुमायूं साहब जरा डॉक्टर इकबाल साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर आप बोलिएगा। जी जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो DNA मैच की रिपोर्ट है, ये तमाम रिपोर्ट जो है बड़ी एहतियात से चेक की जाती है, और इनका रिकॉर्ड बहुत वक्त तक रखा जाता है। ये रिकॉर्ड आज भी मौजूद है और आइंदा भी मौजूद रहेगा। ये जो उसका नंबर है, ये वो तमाम इश्यूज है जिसको हमारे जो लीगल लोग हैं और वो जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं वो आपको बता सकते हैं। हम आपको बात कर रहे हैं कि हमारे पास जिस नंबर से कोई सैंपल आया है और जो रेफरेंस उससे मैच किया है
वो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। और डीएनए फोरेंसिक में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीज एक क्रेडिबल तरीका है, इसको ऐसी मशीनों पे किया जाता है जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये इसमें किसी किस्म की कोई शक और शुबा नहीं है। जो अगर शक और शुबा नहीं है तो डॉक्टर इकबाल साहब, ये जो 14 बॉडीज हैं इनको आइडेंटिफाई एक मिनट ठहरिएगा, जिनको आइडेंटिफाई किया गया दांतों के जरिए, जिस पर खासकर उन्होंने ये कहा डीजी पंजाब फॉरेंसिक ने कि डेंटल रिकॉर्ड के ऊपर ये जो इंफॉर्मेशन सामने आई ये दुरुस्त नहीं है, ये निज़ाम बोगस है, उनकी उन्होंने वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल किए। लैब की रिपोर्ट जो है वो क्रेडिबल है, कहीं चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, वरना मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। डॉक्टर इकबाल साहब साथ ही आप रहिए। डॉक्टर हुमायूं साहब, एक तो जो आप ऐड करना चाहते थे वो ऐड कीजिए, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये डेंटल रिकॉर्ड है ये क्रेडिबल है, उनका ये कहना। अच्छा, देखिए पहली तो बात ये है, मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा एंड माय कॉलीग डॉक्टर आबिद एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल। देखिए बात ऐसे है, दुनिया के अंदर डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। फिंगरप्रिंट होता है, डेंटल होता है और डीएनए होता है। जब फिंगरप्रिंट आप नहीं कर पाते, चूँकि लाशें जब जल जाती हैं तो फिंगरप्रिंट्स नहीं बचते, 80% पानी होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास अब डेंटल की ऑप्शन है। अब डेंटल की ऑप्शन का ये है कि जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तो फिर ही आप उसकी शनाख्त कर सकते हैं, और ये तरीका दुनिया में मुस्तनद तरीन है। जहाँ तक डीएनए की बात है, यस बड़ा अच्छा तरीका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन के पीछे लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं मॉर्चरी में गया और मैंने फर्स्ट टाइम बॉडीज़ देखी, देखिए ये बॉडीज़, चूँकि वो एक प्राइवेट मॉर्चरी थी, वो सरकारी मॉर्चरी नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनसे भी किसी सवाल का जवाब दे रही थी कि जो 14 बॉडीज आइडेंटिफाई हो चुकी डेंटल रिकॉर्ड के बाद, उनको दोबारा डीएनए के लिए क्यों लाया गया? और उसके बाद डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि वो 100% क्रेडिबल रिजल्ट्स हैं। जी, अब मेरी बात जो कह रहे हैं वो एक क्रेडिबल तरीका है उसको पहचानने का। और जिस तरह डीएनए एक तरीका है, इस तरह डेंटल एक्सरेज हैं वो भी एक तरीका है, और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। और ये जो है वो अथॉरिटीज की अपनी डिसीजन होते हैं कि वो किस किस तरीके को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर हुमायूं को इंडोर्स करता हूँ कि मुख्तलिफ तरीके हैं, और ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। तो इसमें बल्कि हमें इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है कि हैं, लेबॉरेटरीज हैं, आला मेयार के लेबॉरेटरीज हैं, जिन्होंने इतनी जल्दी इस सारे मामले को सॉल्व किया। और लेकिन डॉक्टर इकबाल साहब, मामला सॉल्व आप कह रहे हैं हुआ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आवाम की भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल हो पाई ना। आप देखिए किसी की लाशें किसी को फराहम कर दी गई, मामला किस तरह से आपने ये देखा? थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा सिचुएशन। देखिए लेबॉरेटरीज है, देखें इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आइडेंटिफिकेशन करेक्टली हुई है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है। और अगर एक दो ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी साइंस ही सॉल्व करेगी, वो किसी और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, वो भी यही मेथड इस्तेमाल होंगे जो सॉल्व होगा। सही। डॉक्टर हुमायूं साहब, अब आप बात कंप्लीट कीजिए। मैडम, मैं इसमें एक छोटी सी मैं बात करना चाहता था, मुझे आपने 2 मिनट देने हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए डेंटल आइडेंटिफिकेशन की जो 14 बॉडीज़ हैं, मुझे नहीं पता कि उनके डीएनए पहले आए हैं या बाद में आए हैं। मैंने जिस दिन काम शुरू किया है, मैं आइडेंटिफिकेशन करके पुलिस को हवाले कर रहा था उसकी रिपोर्ट। पुलिस सर्जन साहब ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं दी थी, मुझे आईओ ने एक रिक्वेस्ट दी कि आप काइंडली बॉडीज़ की शनाख्त करके दीजिए, और मैंने अपना काम शुरू किया। अब उसमें जो डिस्प्यूट्स की बातें हैं, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम से पहले भी ये जिक्र किया। देखिए डिस्प्यूट्स जो हैं उनकी नौयत को समझने की ज़रूरत है। अब कोई इंसान नॉन साइंटिफिक तरीके पे शनाख्त करके उस पर इंसिस्ट कर रहा हो और डिस्प्यूट पैदा कर दे, उसके ऊपर हम साइंटिफिक लोग क्या बात कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बात आ जाती है डीएनए और डेंटल आइडेंटिफिकेशन की, मेरी इतला के मुताबिक मेरी की हुई आइडेंटिफिकेशन को किसी भी डीएनए रिपोर्ट ने रद्द नहीं किया, बल्कि जो मैंने आइडेंटिफिकेशंस की थी वही सेम रिपोर्ट्स आई हैं। नंबर 1 जो मेरे पास इतला है, नंबर 1। दूसरी बात, जहाँ तक सैंपल जी मैं शॉर्टली करता हूँ। देखें, ये एक प्राइवेट मॉर्चरी थी। प्राइवेट मॉर्चरीज के अंदर आप
बॉडीज़ को उस तरीके से नहीं रख सकते जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, टू कीप द बॉडीज आफ्टर अ डिजास्टर, बिकॉज दे वर चार्ड, दे वर नॉट इन अ प्रॉपर वे, यू नो, दे वर नॉट नॉर्मल बॉडीज। लेकिन इनको उसी तरीके से रखा गया जैसे कि एक जनरल डेड बॉडीज को किसी सख्त खाने में रखा जाता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी जब बॉडीज एक दूसरे पे स्टैक हो जाती हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक कुछ जिस्म का आज़ाद दूसरे जिस्म के साथ चिपक सकता है। चादरें साथ चिपकी हुई थी। डॉक्टर हुमायूं साहब, मैं आपका पॉइंट काफी हद तक समझ गई हूँ। नईम अशरफ भट्ट साहब, आप एक इंतहाई तहलका खेज आज एक खबर सामने लेकर आए जो एक कंट्रोवर्शियल मामला ये बनता जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं और डॉक्टर इकबाल ने अभी जो बातें की, जो पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे साइंटिफिकली, उसके बाद डीजी पंजाब फॉरेंसिक ने जो बातें की हैं, अब वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं और उनसे जो आपकी मजीद गुफ्तगू हुई वो भी इस हवाले से बताइए। सिद्रा, बात यह है कि दोनों साहिबान जो हैं, डॉक्टर साहिबान, उनकी बातों में ही जो हैं वो खुद ही अपनी बातों के जवाब भी दे रहे हैं। वो पहला जवाब तो ये है कि सबसे अहम पॉइंट है कि जो पंजाब फोरेंसिक एजेंसी ने जितने 16 के करीब या 17 किए हैं टेस्ट, जिसका रिज़ल्ट है, उनमें किसी पे कोई शक नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। पहली बात यह है कि शिकायत इन्हीं दोनों से क्यों हुई है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, ये कराची यूनिवर्सिटी और ये जो डेंटल हैं, इन्हीं के क्यों आए हैं। दूसरी अहम बात ये है, डॉक्टर हुमायूं साहब, हाँ, दूसरी बात डॉक्टर हुमायूं साहब कह रहे हैं कि एक नॉन साइंटिफिक तरीके पे वो बहस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनका ख्याल ये था, जो कि उन्होंने पहले भी हमारे समाज के साथ बात करते हुए कहा कि वो मेरे रिज़ल्ट पे नहीं कॉन्फ्लिक्ट था कि वो शूज़ पे कर रहे थे। फिर एक सवाल आता है कि भाई वो जो शूज़ पे आपके रिज़ल्ट पे चले नहीं हैं, तो वो जूतों पे वो दो फैमिलीज़ लड़ रही हैं, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बाद में फोरेंसिक एजेंसी जब करती है तो वो फिर जूते कहाँ जाते हैं, उधर कॉन्फ्लिक्ट हल हो जाता है। उधर क्यों नहीं जूते आते? जब वो आते हैं सामने तो वो दोनों मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है कि ये बात सही है, क्योंकि वो ऑथेंटिक अपनी चीज़ पे खड़े हैं। दूसरी अहम बात ये है कि एक कॉमन सेंस है कि दांत, अगर मेरा फ़र्ज़ करें कि मैं कई मराहल आए हैं, कई मौक़ों पे मैंने फिलिंग कराई, कोई दांत टूट गया, कोई कम ज़्यादा हो गया, मुख्तलिफ मराहल आए, कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, किसी के पास नहीं है। तो कल को कोई मिलाता है इसको बॉडी के साथ और वो अंदाजे लगाते हैं तस्वीरों से, तो इसमें कोई ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि वो बिल्कुल डेड, आप परफेक्ट उसको नहीं कहेंगे। वो एक तरीका है जबकि आपके पास लेटेस्ट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास लकीली लेटेस्ट तरीका जानने का है, वो है डीएनए, और फोरेंसिक एजेंसी हमारे पास है, जिन्होंने, आप देखें ज़ैनब केस इतना मुश्किल था, हज़ारों किए, वहाँ से उन्होंने उसको पकड़ा। फिर जो तेज़गाम के लोग थे, लाश जालगी थी 150, उधर से सबका पता लगा, एक का कोई शिकायत नहीं आई। यहाँ पर इन्हीं से क्यों शिकायतें आई? और फिर ये कॉमन सेंस है कि एक तस्वीरों से, दांतों से आप कितनी परफेक्शन हासिल कर सकते हैं आपके पास जब लेटेस्ट मौजूद है ये। अच्छा, आखिरी और अहम पॉइंट जी, कि जब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये को हमें इसका वो इल्हाम तो नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी जब टीमें गईं, जो कि होम सेक्रेटरी ने उन्हें कहा कि आप भी भेजें, सिंध गवर्नमेंट कह रही थी हेल्प करें, उन्होंने अपनी 3 टीमें भेज दी, तो 2 दिन तक उनकी टीमों को कोई सैंपल नहीं लेने दिया गया। सर हिला रहे हैं। मैं डॉक्टर हुमायूं साहब, आपका फाइनल कमेंट भी इस पर चाहूंगी, आप ऐड कीजिए। डॉक्टर हुमायूं साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज़ बंद होगी। आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे नईम साहब की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, डॉक्टर हुमायूं साहब, आप अपना फाइनल कमेंट इस मामले पर जी, आ रही है। जी, मेरा फाइनल कमेंट ये है, मैं तरतीबवार जवाब दूंगा जितना मैं सुन सका हूँ। पहली बात ये कि लेटेस्ट पुराने की बहस ख़त्म करें, गूगल करें इंटरपोल, गूगल करें DVI, आपको जवाब मिल जाएगा। नंबर 2, नईम साहब ने कहा मैंने फिलिंग कराई और रिकॉर्ड नहीं रखा गया। बराए मेहरबानी क्वैक के पास जाना बंद कीजिए, प्रॉपर मुस्तनद डेंटल सर्जन के पास जाइए, तो वो आपका रिकॉर्ड भी रखेगा और आपका एक्सरे भी संभाल के रखेगा, जो 29 लोगों का उन्होंने रखा, जिन लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास आया हुआ है। नंबर 4, जहाँ तक DG फोरेंसिक साइंस एजेंसी की बात है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, ये मेरा जवाब है। और फिर गलत भी हो गया सारा कुछ।
नईम अशरफ भट्ट, आप इस मामले पर बात कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर हुमायूं साहब, डॉक्टर इकबाल और मुबीन भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, एक और अहम मामला और वो ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं है जो बगैर तनाज़े के हल हो जाए। यही सिंध में कोरोना टेस्टिंग में भी हो रहा है। सरकारी टेस्ट करवाएं तो मुस्बत और निजी लैब से कराएं तो मनफी। जी हाँ, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब तो एक और लैब से टेस्ट मुस्बत आई और दूसरी लैब से टेस्ट मनफी आ रहा है। सिंध असेंबली के मजीद 3 अरकान में कोरोना मुस्बत आने के बाद 2 रोज बाद 9-2-11 हो गया। अरकान असेंबली ने आगा खान से टेस्ट कराए जो मुस्बत आए और 1-2 रोज बाद साउथ सिटी में कराए गए टेस्ट मनफी आ गए। कुछ रोज कबल पीरजो गोट से होने वाली 314 टेस्ट में से 251 मुस्बत आए, जिसमें जो रूहानी पेशवा हैं GDA सरबरा के फर्जिंद MPA सैयद मोहम्मद राशिद शाह राजदी की रिपोर्ट भी मुस्बत आई थी और उन्होंने अपने तौर पर कराची डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल से फिर जो टेस्ट करवाया वो मनफी आ गया। इसके बाद GDA सिंध ने तमाम 251 मुस्बत रिपोर्ट्स को मशकूक करार दिया था, जिसके बाद वजीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए तमाम टेस्ट दोबारा आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से करवाने के अहकाम जारी किए थे, जिनमें से 154 मुस्बत अफराद की रीटेस्ट करने के लिए सैंपल लिए गए थे, जिसके नताज 47 मुस्बत और 107 मनफी आए थे। एक सवाल ये भी कि शहरी सेहतयाब होने के बाद भी बार बार टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? मुल्क के तिब्बी सिस्टम पर एतमाद या कोरोना का खौफ है? डॉक्टर ऐसे में ये कहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट टेस्टों के नताइज के मुतालिक प्रोपेगेंडा भी लोगों को बार बार टेस्ट कराने पर मजबूर करता है। साथ एक और खतरनाक दावा जो तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की जानिब से किया गया है कि आज सऊदी अरब से कराची आने वाली फ्लाइट के 246 मुसाफिरों में से 123 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, यानी कि एक फ्लाइट के 50% मुसाफिर कोरोना मुतासरीन निकले हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहते हैं कि विफाकी हुकूमत चाहती है कि बाहर से आने वालों को बगैर कोरोना टेस्ट जाने दिया जाए और अगर वाकई ऐसा है तो ये संगीन मसला है। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन की जिम्मेदार विफाक की है और अगर यहाँ कोई गफलत बरती गई तो इसका खुमियाजा सूबे को भुगतना होगा। इस हवाले से मजीद हम बात करते हैं। संजय, बताइएगा सिरे से लेके अब तक ये मामला क्या है, क्या हो रहा है? देखें, जो गुज़िश्ता रोज फ्लाइट आई थी सऊदी अरेबिया से, उसमें से 246 मुसाफिरों और अमले की टेस्ट किए गए थे। उनमें से 123 में कोरोना मुस्बत आया। तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से जब ये ट्वीट किया गया तो उसके बाद हमारा वफाकी हुकूमत से रब्ता हुआ तो उन्होंने इस किस्म की तरदीद की और कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है और ये गलत बयानी की जा रही है। जिसके बाद हमने तहकीकात की और वो रिपोर्ट हासिल की जिनमें तमाम मुसाफिरों के कॉन्टेक्ट नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और उनके कोरोना के रिजल्ट जो उसमें शामिल है। जो 246 अफराद के गुज़िश्ता रोज नमूने लिए गए थे उनमें से 123 में कोरोना मुस्बत आया। तो 50% जो बैरून मुल्क से आने वाली फ्लाइट है उनमें कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आना जो खतरनाक है। वाले से गुज़िश्ता रात समा ने ये खबर भी ब्रेक की थी कि जो लोग आए हैं उन्हें बगैर कारंटीना किए अपने घरों जाने दे दिया गया था। तो अब इन सबको उनका कहना है कि ट्रेस किया जाएगा और ट्रेस करने के बाद इन्हें कारंटीना करने और इनके दीगर जो कॉन्टेक्ट हैं उनके भी ट्रेस किए जाएंगे। तो बाहर के मुल्क से जो वतन वापसी लौट रहे हैं पाकिस्तानी, उनमें कोरोना 50% तक जो है उनके नताज मुस्बत आ रहे हैं, जो खतरे की घंटी बज चुकी है। इसमें आपने संजय, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त डॉक्टर जाहिद अली फहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जाहिद साहब, इज इट पॉसिबल मेडिकली कि अगर मैं एक अस्पताल से, एक लैब से अपना टेस्ट की हूँ तो वो पॉजिटिव आता है, उसके बाद मैं दूसरे लैब से या किसी दूसरे अस्पताल से टेस्ट करवाती हूँ तो वहां से नेगेटिव आता है, ये कैसे पॉसिबल है, बताइए? जी सिद्रा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया, ऑनलाइन मुझे मदद किया। इस पे देखिए बिल्कुल मुमकिन है। पहले तो मैं थोड़ा सा ये क्लियरफाई करना चाहूँ आपको। देखिए ये वायरस की टेस्ट किट्स हैं, ये डिफरेंट टेस्ट किट्स हैं और ये हर लेबोरेटरी जो है वो डिफरेंट कंपनी से टेस्ट किट्स मंगवाती हैं और इस वायरस का जो ये टेस्ट है PCR टेस्ट, इसकी अपनी जो सेंसिटिविटी है विद द वायरस, वो अगर आप देखें तो ये जरूरी नहीं है कि 100% अगर किसी को पॉजिटिव है तो वो 100% सही उसको डायग्नोज करके आपको बताएगा ये टेस्ट। इसकी 60 से 65% एफिकेसी होती है इस किट की, तो वो 60 से 65% आपको सही रिजल्ट देगा। 30 से 35% वो आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है।
अच्छा, इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कहते हैं कि जी अगर वहां पे एक पॉजिटिव आया तो एक नेगेटिव आया और हम शक करना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहीं पर आपसे ये भी सवाल करूंगी कि अब जो लोग एक तरफ पॉजिटिव करवा रहे हैं, उसके बाद किसी दूसरी लैब से जाकर करवा रहे हैं, बार बार उनको टेस्ट करवाना पड़ा है, एक तो वो वहम का शिकार हो रहे हैं, दूसरी बात यह है कि लोग किस पर रिलाय करें, ऐसे में किस पर एतबार करें? देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए ये वायरस बिल्कुल नया वायरस है। ऑल्दो ये कोरोना फैमिली से रिलेटेड वायरस है, जो कि चलें कोरोना फैमिली जो है वो 2003 या 2004 पूरी दुनिया में आए और आगे चलती रही, लेकिन ये जो कोविड-19 है ये बिल्कुल अपनी नोयत का एक डिफरेंट नया वायरस है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि एटलीस्ट 30 to 35% नताइज गलत आते हैं, गलत आ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? गलत की बात नहीं की, मैंने कहा कि वो जो पॉजिटिव, अगर किसी के अंदर पॉजिटिव है तो ये 60 से 65% चांसेस है कि वो इस टेस्ट किट के थ्रू हमें ये डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें चांसेस होते हैं कि 3 से 35% चांसेस होते हैं कि वो उसको मिस कर जाए और वो नेगेटिव आ जाए, और इसके फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आने के भी चांसेस होते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि हम अपने लोगों में, क्योंकि ये नया वायरस है, खौफ है लोगों में, बहुत ज्यादा खौफ है। तो डॉक्टर जाहिद साहब इसी तनाजुर में मेरा एक और सवाल भी कि जो सरकारी लैब से करवाए जा रहे हैं टेस्ट वो पॉजिटिव, जो प्राइवेट निजी लैब से करवाए जा रहे हैं वो नेगेटिव, ऐसे में तो फिर ये भी सवाल उठ रहा है ना कि सरकारी लैब के पॉजिटिव कैसे और निजी लैब के नेगेटिव कैसे? सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम ये मीडिया में बहस खत्म कर दें कि सरकारी और प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट और यहाँ क्यों हो रहा है वहाँ क्यों हो रहा है। देखें, हमें एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी सरकारी लैब में नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो प्राइवेट में क्यों नेगेटिव आ रहा है। हो सकता है प्राइवेट में पॉजिटिव आए और सरकारी में नेगेटिव आ सकता है। ये तो पहली चीज ये हम अपने जहनों से निकाल दें। और दूसरी बात जो आपने ये फरमाई है कि जो इसका एक्यूरेसी रेट है वो 60 to 65% है, ऐसे ही? वो उसकी एक्यूरेसी रेट है और हो सकता है 70% हो। ये किट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारी किट्स किस किस्म की हैं और किस किस्म की आ रही हैं। और जो इसमें मैं एक अहम चीज बताना चाहूंगा, ये सैंपल लिया कैसे जाता है। देखें, ये नेजल सैंपल लिया जाता है, जो आपका नेजल में वायरस मौजूद होगा उसको एक स्वाब के थ्रू दिया जाता है। अब जो वो लेने वाला टेस्ट लेने वाला है उसको उसकी कितनी ट्रेनिंग की गई है, वो सैंपल किस तरीके से ले रहा है, उस सैंपल को रिजर्व करके कैसे वो पहुंचा रहा है लैब तक, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है ना। अगर आपने वो सैंपल ठीक लिया ही नहीं और पेशेंट का वो पॉजिटिव और टेस्ट, तो जाहिर बात है नेगेटिव आएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें आती हैं। हमें इन्हीं टेक्निकलिटीज में डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, डॉक्टर जाहिद साहब, जैसे आप ये बता रहे हैं कि ये जो 30% इसका एक्यूरेसी रेट है वो मिस हो जाता है, दूसरी बात ये भी बताइएगा कि लैब्स क्यों ये सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि टेस्ट दोबारा करवाएं, हालांकि जो कोरोना की इनिशियल डेज हैं 7 से 14 दिन के बाद तो ये खत्म हो जाता है, उसके बाद लोगों को क्यों ये फोर्स किया जा रहा है, ये सजेस्ट किया जा रहा है फिर से टेस्ट करवाएं? देखें, इसमें क्लिनिकल पिक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा हम रिलाई करते हैं। दो टेस्ट नेगेटिव आते हैं, लेकिन डॉक्टर जो कंसल्टेंट होते हैं उनके सामने चेस्ट एक्सरे और उनके जो क्लिनिकल सिम्टम्स होती हैं, क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं मरीज की, वो हमें ये बता रही होती है कि ये कोरोना वायरस का ही पेशेंट है। इसीलिए फिर दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं और उस इन्वेस्टिगेशन की बेस पे हम ये शक जाहिर करते हैं कि निजी हो सकता है ये कोरोना का हो, और हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते सिर्फ एक टेस्ट की जिसकी 100% एक्यूरेसी और एफिकेसी नहीं है। इसीलिए लेकिन डॉक्टर साहब, दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है कि एक इंसान के 4 से 5 कोरोना टेस्ट करवाए जाएं और उसके बाद भी, यही हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है कोरोना टेस्ट, उसके बाद वो 7 से 14 दिन घर में रहता है, उसके बाद तबीयत नॉर्मल होने के बाद वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा अमलन। मुझे तो आज तक ऐसी किसी ने बात नहीं की कि 4 से 5 टेस्ट है, ये आप कह रही हैं, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। रिकमेंडेशन एक टेस्ट की होती है, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है आप क्वारंटाइन कर दें, 14 दिन और 16 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, और उसके बाद 16वें दिन जो है उसका दूसरा टेस्ट किया जाता है। अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो उसकी रिकमेंडेशन है कि 7वें दिन के बाद हम एक और टेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसका क्वारंटाइन नहीं सोचते। ऐसा मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि किसी के 5 टेस्ट किए गए। आवाम को अगर शक है और वहम की बुनियाद पे वो 10 टेस्ट करवाता है तो वो उसके अपने ऊपर है,
ये तो अच्छा डॉक्टर जाहिद साहब, ये जो दूसरा टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है, ये कहाँ की एसओपीज है? क्या WHO ने ये सजेस्ट किया है या मेडिकली आप लोगों ने खुद ये डिफाइन किया कि दूसरा टेस्ट होना चाहिए? ये किस एसओपी में है, ये बताइए। देखें, एसओपीज इस तरह की नहीं बनी हुई। अगर शख्स से क्लिनिकल पिक्चर शो कर रही है किसी मरीज की कि वो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव है, उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स को रिलेट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं दूसरा टेस्ट और कंफर्म करने के लिए। अब इसमें एक चीज और है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में एंटीबॉडीज सीरोलॉजी टेस्ट आ चुके हैं, जिसमें 2 किस्म की एंटीबॉडीज हमारी इस वायरस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम के अंदर बन जाती है, जिसमें अगर हम वो भी टेस्ट करवाते हैं, जिसमें एक इम्यूनोग्लोबिन M एंटीबॉडी होती है, वो डेवलप होती है, वो ये शो करती है कि ये शख्स एक्सपोज हो चुका है कोरोना वायरस के तहत। इसी तरह लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो एसओपी है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 5 से 6 फुट का फासला, उसके बाद टेस्ट करवाना एक एसओपी है, उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजरमेंट सारे लेना वो एसओपी है, लेकिन ये 16 दिन के बाद दूसरा टेस्ट कराना, ये भी क्या एसओपी में शामिल है और किस एसओपी में आई है? देखें, इस वक्त जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई हुई है, गवर्नमेंट तो ये कहती है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके सामने कि अगर देखें 80% लोग इसमें एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इस बात को भी समझते हैं। अगर तो कोई एक पॉजिटिव केस आता है और 14 दिन में वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो बहुत कुछ एसओपी तो ऐसी भी आई है कि आप उसको कोई सिम्टम्स नहीं, उसको किसी टेस्ट को नहीं करवाना चाहिए और उसको क्वारंटाइन छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम एहतियातन इसलिए टेस्ट करवाते हैं कि कम से कम ये कंफर्म कर लें कि ये अगर नेगेटिव है तो ये दूसरा टेस्ट एहतियातन आप ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट तीसरी बार पूछ रही हूँ कि क्यों दूसरा टेस्ट लोगों को करवाने के लिए मजबूर किया जाता है? और आप तो एक बार ये कह रहे हैं ना कि दूसरा टेस्ट करवाना, लोग अपने तहत फिर दूसरा टेस्ट बार बार करवा रहे हैं। मैं आपकी यही कोई मजबूर नहीं करेगा, कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा। अगर कोई खुद करवाना चाहे ये टेस्ट तो वो बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन अगर किसी कंसल्टेंट या किसी डॉक्टर को शक हो कि मुझे करवा के दोबारा दिखाना है, तो वो उसकी क्लिनिकल कंडीशन पे डिसीजन देता है। लेकिन डॉक्टर साहब, सिंध गवर्नमेंट ने लोगों के दूसरे टेस्ट करवाए हैं, दोबारा टेस्ट करवाए हैं, ये सिंध गवर्नमेंट को किसकी एडवाइजरी थी कि दोबारा टेस्ट करवाए जाएं? देखें, मैं नहीं पता कि उन्होंने किन लोगों के करवाए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन मैं जो रिकमेंडेशन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ये उन लोगों के टेस्ट करवाए गए हैं जिनका पहला पॉजिटिव आया है, उनके 14 या 16 दिन के बाद दूसरा टेस्ट करवाया गया है। क्योंकि वही क्यों करवाया गया डॉक्टर साहब? सईद गनी साहब का दूसरा टेस्ट करवाया गया, सारे जायरीन का दोबारा टेस्ट करवाया गया, बहुत सारे एमपीएस हैं जिनका दोबारा टेस्ट करवाया गया, इसीलिए कि क्वारंटाइन को तोड़ा जाए। अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्वारंटाइन को कंटिन्यू किया जाता है। अगर किसी शख्स के 3 टेस्ट भी पॉजिटिव आए, उनको क्वारंटाइन बढ़ाया जाता है। अब इसमें ये भी समझने की जरूरत है कि जो इसका बेसिक जो इन्फेक्टेड पीरियड होता है, जो वायरल का पीरियड होता है, वो तो 14 से 21 दिन तक रहता है। लेकिन बिल्कुल वही बात मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब कोविड पीरियड ही 99% ये कहा जाता है कि ये सिर्फ 14 दिन इसका पीरियड है, 14 दिन के बाद कोरोना बॉडी में सरवाइव नहीं करता है, तो उसके बाद दोबारा टेस्ट क्यों? देखें, मैं भी बार बार वही बात कर रहा हूँ, आप भी बार बार वही बात कर रही हैं। इसमें मैंने अभी भी आपसे यही गुजारिश की है कि देखें, कुछ गवर्नमेंट की इसमें एडवाइजरी गाइडलाइंस आई है, तो एसिम्प्टोमेटिक्स हैं, वो 14 दिन में उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, अपना क्वारंटाइन पूरा कर देते हैं, उनको तो जरूरत नहीं है। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स नर्सेस आ जाती हैं, और जिसमें जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, कैंसर पेशेंट्स है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या दूसरी बीमारियां हैं लंग्स की या फेफड़ों की, उसको हम जरूर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उन पे ये वायरस काफी अच्छे तक रहता है। इसको हम रिकमेंड करते हैं कि जी वो 16 दिन दोबारा रिपीट करवाएं, और उसमें अगर नेगेटिव आता है तो एक और कंफर्म करने के लिए 24 से 48 घंटे कंफर्मेशन के लिए दूसरा टेस्ट करवाएं। डॉक्टर जाहिद, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। संजय साधवानी इस मामले पर आप भी साथ थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक इंतहाई हसास मामला हम आपके सामने रखने वाले हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात एक मासूम फूल की। एक छोटी सी गलती, पिंजरा खुला, परिंदे उड़ गए, लेकिन
नन्ही कली की जिंदगी कैद कर दी गई। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया। इसी पर बात करते हैं। सीपीओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि इब्तदाई तहकीकात में तशद्दुद के हवाले से क्या इंकिशाफात सामने आ पाए हैं? क्या बच्ची से ज्यादती के शवाहिद भी मिले हैं? बच्ची से जहाँ तक ज्यादती का है जी, तकरीबन 12 इंजरीज पोस्ट रिपोर्ट में डॉक्टर ने रिपोर्ट की हैं, इंक्लूडिंग वाइटल इंजरीज एट प्राइवेट पार्ट्स, और उसके बारे में अभी डॉक्टर साहब की फाइनल ओपिनियन हमारे पास नहीं है। ज़ाहिर बात है उसके स्वैब्स भी कलेक्ट हुए हैं और जो भी मुकम्मल फोरेंसिक एविडेंस था वो ना सिर्फ ये कि पोस्टमार्टम में बल्कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भी भिजवाया गया है। उसके ऊपर तशद्दुद जो है वो हाथों से, पैरों से या जूतों से, और परेशानी की बात यह है क्योंकि हमने इनका मोबाइल भी जो मालिक हैं उसका भी फोरेंसिक करा रहे हैं और उसमें भी हमें मुतअद्दिद ऐसी वीडियो मिली हैं जो कि टॉर्चरस हैं। हमने वो इसलिए शेयर नहीं की कि उसकी शायद उस फैमिली की प्राइवेसी जो मरने वाली बच्ची है उसकी और उनके दुख में और इजाफा हो, लेकिन ये सारी जो एविडेंस है ये हम कोर्ट को प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये भी हमें बताइएगा कि ये बच्ची इस फैमिली के पास कब से काम कर रही थी? बच्ची के जिस्म पर कुछ पुराने तशद्दुद के निशानात भी थे। क्या इस बच्ची पर इससे पहले भी तशद्दुद किया जाता रहा माजी में? 4 माह से बच्ची इनके पास थी और जिस तरह मैंने आपको कहा वीडियोस भी हमें टॉर्चरस नज़र आई, तो ये बात तो साबित है कि ये एक बड़ा सफाकाना एक जहन इसमें था। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट कि वो क्या था, लेकिन इस बच्ची को जिस तरह आप गुलाम कहना भी शायद गलत हो, इस तरह जानवरों जैसा सलूक। हमारे जो गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा जी इस बच्ची की तरबियत भी आप ले लें, तालीम भी दे लें, आपके बच्चों के साथ पढ़ जाएगी, लिख जाएगी। अफसोसनाक बात ये थी कि उसको एक बच्चे की, छोटे बच्चे की लुक आफ्टर करने के लिए रखा गया था, लेकिन शायद एक किसी साइकोलॉजिकल या किस बिहेवियर का है, मैं उसको भी नाम नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह वीडियोस हमने देखी हैं, जो मैंने खुद देखी हैं, वो कुछ नाकाबिल यकीन सी सूरत हाल का हमें सामने। साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। लेकिन नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना होगा कि माजी में भी घरेलू मुलाजमाओं, खासकर कमसिन बच्चियों पर तशद्दुद के बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन जहाँ पर पुलिस अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, मुलजिम गिरफ्तार हो जाते हैं, कुछ मामलात में मुलजिम रिहा हो जाते हैं, कुछ मामलात में फैमिली सेटलमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये बच्चे रियासत की भी जिम्मेदारी है। रियासत को खासकर इस मामले पर गौर करना होगा। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। आपसे मुलाकात होगी पीर को। इस प्रोग्राम पर अपना फीडबैक दीजिएगा।